हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें। अपने सामने मन्नत को देखकर अरनात की आंखें बड़ी हो चुकी थी। मन्नत बहुत कम फार्म हाउस में आती थी। ये लगा लो शायद 2-3 साल में एक बार, लेकिन हमेशा बताकर ही आया करती थी। ऐसा नहीं था कि अरनात मन्नत से कुछ छुपाना चाहता था, लेकिन वो अभी फिलहाल मीठी के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। वो चाहता था कि एक बार मीठी उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद ही वो उसे ठाकुर मेंशन लेकर जाए। वही अरनात को किसी लड़की के साथ देखकर मन्नत के चेहरे पर ज़्यादा हैरानी नहीं थी, जैसे उसे शायद पता हो कि उसे यही देखने को मिलेगा। अर्जुन ने आज ही उसे बताया था कि अरनात की जिंदगी में कोई लड़की है। सिर्फ जिंदगी में ही नहीं, बल्कि फार्म हाउस में भी। बस उन दोनों को ये नहीं पता था कि वो लड़की कौन है, कैसी है और कहाँ से आई है। अरनात ने मीठी का हाथ छोड़ा और अपनी जगह से खड़े होकर मन्नत के सामने जाकर खड़ा हुआ। मन्नत ने एक नज़र मीठी की तरफ देखा और बोली, प्यार करते हो इसे? अरनात ने हल्का सा अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, बहुत प्यार करता हूँ मॉम, और इसका नाम मीठी है। मन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इस प्यार को किसी रिश्ते का नाम दिया है या फिर तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था अरनात? अरनात तुरंत बोला, ऐसा नहीं है मॉम, मीठी वाइफ है मेरी, मैंने शादी की है उससे। मन्नत की मुस्कुराहट थोड़ी लंबी हो गई और दिल को तसल्ली हो गई कि कम से कम अरनात ने उसकी परवरिश पर उंगली नहीं उठने दी। वो मीठी की तरफ देखते हुए बोली, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये सब क्या है अरनात? मीठी की हालत? अरनात के चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत बोला, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा मॉम, अभी फिलहाल प्लीज मुझे कुछ मत पूछिए। उसकी बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। हमेशा से ही अरनात अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखता था। अगर वो कोई बात अर्जुन और मन्नत को नहीं बताना चाहता तो अर्जुन और मन्नत भी उस पर दबाव नहीं डालते थे। मीठी अंदर डर से कांप रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि सामने खड़ी औरत कौन है। उसके दिल में इस वक्त कई सवाल चल रहे थे। मन्नत अंदर आई और मीठी के गाल पर अपना हाथ रखा। मीठी हल्का सा कांप गई। मन्नत मुस्कुराई और बोली, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मीठी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हाँ में हिलाया। मन्नत वापस अरनात की तरफ आई और बोली, तुमने जो किया है उसके बाद मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए अरनात। बेशक से तुम अपनी प्राइवेसी के लिए कितने ही ज़्यादा सीरियस क्यों ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी शादी जैसी बात मुझसे छुपाओ। अगर मुझसे इजाज़त नहीं लेनी थी तो इट्स ओके, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। उम्मीद करती हूँ कि अब अगले 1 घंटे के अंदर अंदर तुम मीठी को लेकर ठाकुर मैंशन में आ जाओगे। उसे कैसे लाओगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मीठी ठाकुर मैंशन में चाहिए। चलती हूँ। ये बोलकर मन्नत बिना अरनाथ का जवाब सुने कमरे से बाहर चली गई। अरनाथ तुरंत उसके पीछे पीछे आया और उसे रोकते हुए बोला, प्लीज मॉम मेरी बात सुनिए। अरनाथ की आवाज सुनकर मन्नत के कदम रुक गए। अरनाथ उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, प्लीज मॉम, अभी फिलहाल मीठी की तबीयत सही नहीं है। जब वो थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं खुद उसे आपके पास लेकर आऊंगा। मैं भी नहीं चाहता कि मीठी यहाँ पर रहे। अगर आप उसके साथ रहेंगे तो उसे बेहतर फील होगा। मन्नत हल्का सा हंसी और बोली, जब तुम जानते हो कि उसका अकेले रहना ठीक नहीं तो अब तक तुम्हें उसे खुद ठाकुर मेंशन लेकर आ जाना चाहिए था। खैर, अब अब तक जो देर हुई अब और ज़्यादा नहीं होगी। मुझे अगले 1 घंटे के अंदर अंदर मीठी ठाकुर मेंशन में चाहिए और ये मेरा फैसला है। अरनाथ, अब तुम देखो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें मेरा फैसला मानना है या नहीं, वो तुम्हारी मर्जी।
तुम्हारी मॉम ने आज तक तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, तो आइंदा भी नहीं करेगी। ये बोलकर अब मन्नत बिना एक पल रुके वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बातें सुनकर अरनाथ ने एक गहरी सांस ली। वैसे उसे ठाकुर मैंसन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मीठी की रियलिटी पर अर्जुन और मन्नत कैसे रिएक्ट करेंगे, इस बात पर वो कंफर्म नहीं था। हालांकि मन्नत और अर्जुन दोनों का नेचर वो जानता था कि दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि अर्जुन और मन्नत का भी एक पास्ट है और मीठी जिन चीज़ों से गुजर रही है, एक वक्त पर मन्नत ने भी उन चीज़ों को बर्दाश्त किया है। राठौर मेंशन। अमानत और रेयान दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे हॉल में आए। तारा और निर्भय भी ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ आ चुके थे। आरती जी ने जैसे ही अमानत को देखा, वो तुरंत उसके पास आई और बोली, आओ आकर चेयर पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पेशल ब्रेकफास्ट लगवा रही हूँ। अमानत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो तुरंत हंसते हुए बोली, रेयान ने तुम्हारे लिए स्पेशल मेनू मुझे दिया है और आज से तुम्हारा ब्रेकफास्ट उसी के हिसाब से होगा। उनकी बात सुनकर अमानत ने रेयान की तरफ देखा, जो चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए अपनी चेयर पर बैठ चुका था। आरती जी ने उसे भी रेयान के साथ वाली चेयर पर बिठाया और फिर किचन की तरफ चली गई। तारा, जिसके कदम डाइनिंग टेबल पर कुछ ही दूरी पर रुक चुके थे, निर्भय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ बबलगम, तुम रुक क्यों गई? तारा मुंह बनाते हुए बोली, मेरा अभी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी, आप कर लीजिए, आपको ऑफिस जाना है, मैं बाद में ब्रेकफास्ट कर लूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। निर्भय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो बबलगम? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारे लिए तो ये सब चीज़ मैटर ही नहीं करती थी, तो फिर अब तुम इतना चेंज क्यों हो रही हो? तारा गुस्से से बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं चेंज हो रही हूँ? मैं चेंज नहीं हो रही हूँ, मैं सिर्फ रेयान के बारे में सोच रही हूँ। उसे कितनी फिक्र है अमानत की, और अमानत को देखिए, रेयान उसकी कितनी केयर कर रहा है और वो रेयान का थैंक यू बोलने की बजाय उसे ही घूर कर देख रही है। उसकी बात सुनकर निर्भय ने भी रेयान और अमानत की तरफ देखा। सच में अमानत रेयान की तरफ घूरते हुए देख रही थी। वो हंसा और तारा की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपना वक्त भूल गई हो क्या बबलगम? जब मैं तुम्हें हेल्दी फूड खिलाता था तो तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो तुम भी मुझे ऐसे ही घूरती थी, तो अब तुम्हें अमानत गलत क्यों लग रही है? तारा इस बार और भी ज़्यादा गुस्से से बोली, प्लीज़ डैडी, मुझे फ़िलहाल आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। आपको तो ऐसा ही लगता है कि मुझे अमानत से प्रॉब्लम है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि मुझे उसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। रियान ने उसके लिए जो किया, उसके बाद उसे रेयान का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो रेयान को ही एटीट्यूड दिखाई जा रही है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेयान जन्नत से प्यार करता था, लेकिन जन्नत की शादी होने के बाद उसने पता नहीं क्यों अमानत से शादी कर ली। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि जो प्यार मैंने रेयान की आंखों में जन्नत के लिए देखा था, वो मैं कभी अमानत के लिए नहीं देख पाऊंगी। और जो प्यार एक लाइफ पार्टनर को अपने लाइफ पार्टनर से करना चाहिए, वो प्यार अमानत कभी रेयान को नहीं दे पाएगी। मुझे प्रॉब्लम बस इस बात से है कि मेरा रेयान हमेशा एक अधूरी जिंदगी जिएगा। ये बोलकर तारा तुरंत वहां से चली गई। उसकी बातें सुनकर निर्भय कुछ बोल ही नहीं पाया। वो भी उसके पीछे पीछे गया। कुछ देर बाद वो तारा को किसी तरह मनाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आया, तो देखा कि रेयान अपने हाथों से अमानत को खिला रहा था और अमानत कभी उसे घूर रही थी तो कभी हंस रही थी। जैसे ही निर्भय ने अमानत और रेयान को इस तरह से देखा, तो तारा की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोला, अब बताओ, तुम इन दोनों के बारे में क्या कहोगी? तारा के चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन आ गए। निर्भय उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और बोला, मैं जानता हूँ कि रेयान भी अमानत से प्यार नहीं करता और अमानत भी रेयान से प्यार नहीं करती, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती तो है ना।
और अगर दोनों अपनी दोस्ती के लिए सच में ईमानदार हुए ना, तो उनकी शादी में प्यार भी एक दिन ज़रूर होगा। शायद तुम भूल रही हो कि ये पहली शादी नहीं है जो तुम बिना प्यार के देख रही हो। इससे पहले भी तुमने बहुत कुछ देखा है। बस यकीन रखो रेयान पर, वो कभी ना किसी और के साथ गलत होने देगा और ना अपने साथ। उसकी बात सुनकर तारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। बस उसकी नज़रें रेयान और अमानत पर थी। उसे सच में अमानत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस रेयान से प्यार इतना था कि रेयान को किसी तकलीफ में नहीं देख पा रही थी। ठाकुर मेंशन पार्किंग एरिया में गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर अरनाथ बैठा था और साथ वाली सीट पर मीठी। अरनाथ ने मीठी की सीट को पूरा रिलैक्स पोजीशन में कर रखा था, इसलिए वो आराम से बैठी थी। ठाकुर मेंशन में गाड़ी रुकते देख मीठी ने हैरानी से अरनाथ की तरफ देखा और बोली, हम यहाँ कहाँ आ गए मिस्टर स्वीट? ये कौन सी जगह है? मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। क्या आप मुझे कहीं पर छोड़ने आए हैं? क्या आप मुझसे परेशान हो गए हैं जो अब मुझे कहीं और छोड़कर जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी स्वीट से कभी भी परेशान नहीं हो सकता और ये जगह तुम बहुत जल्दी जान जाओगी कि कौन सी जगह है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बस खुद ही समझ जाना। उसकी बातें सुनकर मीठी और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। अरनाथ गाड़ी से बाहर निकला और मीठी को अपनी गोद में उठाकर ठाकुर मेंशन के दरवाजे पर लेकर आया। जैसे ही अरनाथ की गाड़ी रुकी, अंदर हॉल में इधर उधर टहल रही मन्नत का ध्यान बाहर की तरफ चला गया। वह समझ चुकी थी कि अरनाथ ही आया है और वो ज़रूर मीठी को अपने साथ लेकर आया होगा। उसने तुरंत सर्वेंट को इशारा किया, जो पहले से ही सारी तैयारियां कर चुकी थी। जैसे ही अरनाथ मीठी को अपनी गोद में लेकर दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, मन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। जितनी भी उसे अरनाथ से नाराजगी थी, सारी एक पल में दूर हो चुकी थी। अरनाथ मीठी को लेकर अंदर की तरफ आने लगा, लेकिन मन्नत ने तुरंत उसे रोका और बोली, बस बस वहीं पर रुको। ये बोलते हुए वो खुद वहां पर आ चुकी थी। तभी दो सर्वेंट अपने हाथों में गृह प्रवेश का सामान लिए वहां पर आई। मन्नत ने उसके हाथों से आरती की थाली ली और अरनाथ और मीठी की आरती उतारने लगी, तो मीठी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब उसे समझ आया कि अरनाथ उसे कहाँ पर लेकर आया है। उसका चेहरा पूरी तरह से खिल गया और साथ ही साथ उसे शर्म भी आने लगी, क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से अरनाथ की गोद में सिमटी हुई थी। तभी अर्जुन भी वहां पर आया। अभी वो ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। अर्जुन अरनाथ की तरफ देखते हुए बोला, तो अपनी मोम की डांट खाने के बाद आखिर तुम फार्म हाउस से ठाकुर मैंसन शिफ्ट हो ही रहे हो? अरनाथ ने घूर कर उसे देखा और बोला, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है ना डैड? बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद चाहता था कि मैं मीठी को लेकर यहाँ पर आऊँ। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। वो अरनाथ से बात करना चाहता था, लेकिन मीठी और मन्नत के सामने नहीं। उन दोनों को किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं देना चाहता था। वहीं अरनाथ भी अर्जुन की बातें समझ रहा था। मन्नत के सामने तो जैसे तैसे मीठी ने खुद को संभाल रखा था, लेकिन अब अर्जुन के सामने तो उसे और भी ज़्यादा अजीब महसूस होने लगा। मन्नत ने दरवाजे पर चावलों से भरा हुआ कलश रखा और अरनाथ की तरफ देखा, तो अरनाथ मीठी की तरफ देखते हुए बोला, कुछ पलों के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी ना? मीठी धीमे से बोली, मैं अंदर अपने पैरों पर चलकर जा सकती हूँ मिस्टर स्वीट, आप मुझे नीचे छोड़ दीजिए। उसके बाद सुनकर अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया। उसने मीठी को उसके पैरों पर खड़ा किया। मीठी ने चावलों से भरा कलश अपने पैरों से अंदर की तरफ किया और अपना कदम अंदर बढ़ाने लगी, लेकिन अगले ही पल अरनाथ ने उसे एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लिया और बोला, बस
जितना कहा जाए उतना ही करो स्वीट, बाकी सब मैं खुद देख लूँगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें मीठी के चेहरे पर थीं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को यूं देखकर अर्जुन और मन्नत ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों को देखते हुए उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने उनकी खुद की परछाई खड़ी हो। हालांकि अभी तक मन्नत नहीं जानती थी कि मीठी का पास्ट क्या है, पर अगर उसे पता भी होता तो शायद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मन्नत अरनाथ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जाओ तुम अपनी स्वीट को अपने रूम में ले जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। अरनाथ मन्नत की बात सुनकर तुरंत मीठी को अपने कमरे में ले गया। अब तक मीठी अरनाथ के साथ फार्म हाउस में रह रही थी, लेकिन उसे बहुत अजीब लगता था ये सोचकर कि उन दोनों की फैमिली क्यों नहीं है। हालांकि उसने कभी अरनाथ से पूछा नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अरनाथ को ऐसा लगे कि उस पर यकीन नहीं करती वो। लेकिन अब अपनी फैमिली को देखकर उसे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अरनाथ मीठी को लेकर अपने कमरे में आया तो मीठी बेड पर बैठते ही उसे शिकायती नज़रों से देखते हुए बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मुझे अपने घर पर ला रहे हैं? अरनाथ ने तुरंत हैरानी से उसे देखा और बोला, अपना घर? कौन सा अपना घर? मीठी तुरंत बोली, ये घर जो आपका है। अरनाथ उसके ऊपर झुका और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, ये घर मेरा नहीं स्वीट, हम दोनों का है। इसे मेरा नहीं हमारा कहो। ये बोलकर उसने मीठी का माथा हल्का सा चूम लिया। मीठी को ऐसा लगा जैसे अब उसकी सांसों में सुकून भी घुल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन। सुबह से शाम हो चुकी थी। आरजू ने अहान से बात तो कर ली थी, लेकिन अभी भी उसे डर लग रहा था कि कहीं अहान ड्रिंक करके ना आए और रिसेप्शन की पार्टी पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पर उसने जन्नत को बहुत समझाने की कोशिश की। जन्नत ने कल से कुछ खाया नहीं था, लेकिन अभी भी जन्नत ने उसे तो बोल दिया था कि वो खाना खा लेगी, लेकिन उसके कमरे में टेबल पर रखा हुआ खाना यूं ही पड़ा था। उसने एक निवाला तक नहीं खाया था। खाती भी कैसे? अहान की बातें सुनकर वो इतनी ज़्यादा तकलीफ में थी कि भूख तो उसे महसूस तक नहीं हो रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और अहान अंदर आया। अहान जैसे ही कमरे में आया, उसकी नज़र सामने मिरर के सामने बैठी हुई जन्नत पर गई, जिसने इस वक्त पेस्टल पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वही जन्नत भी आईने में से अहान की तरफ ही देख रही थी। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, अहान ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और सीधा अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। जन्नत भी वापस खुद को मिरर में देखने लगी। हालांकि वो आरजू के कहने पर यहाँ पर रुक गई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अहान को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। अगर अहान उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वो उसे पूरा स्पेस देगी, उसकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। अहान क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं ना कहीं जन्नत पर ही था। जब भी वह कमरे में आता था तो जन्नत तुरंत उसकी तरफ आ जाती थी, लेकिन आज जन्नत अपनी जगह पर बैठी रही। ये बात से वो हैरान था, पर तभी उसने खुद ही खुद से कहा, थैंक गॉड, कम से कम आज तो इसे थोड़ी अकल आई। ये बोलते हुए उसने अपनी क्लोजेट में से कपड़े निकाले और साइड में रख दिए। आज उसका घर आने का भी बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो सिर्फ आरजू के लिए आया था। अपने कपड़े एक तरफ रख कर वो वॉशरूम में चला गया और कुछ देर बाद शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नज़र खुद ब खुद मिरर की तरफ चली गई, लेकिन जब उसे वहाँ पर जन्नत दिखाई नहीं दी तो उसने पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमाई, पर जन्नत कमरे में नहीं थी। वो हैरानी से बोला, ये कहाँ पर गई? शायद कुछ ज़्यादा ही अकल आ गई और मुझे छोड़कर चली गई। बट हु केयर्स, अच्छा है खुद से चली गई।
मन तो कर रहा था कि धक्के मार कर अपनी जिंदगी से बाहर निकालूं, लेकिन शायद थोड़ी बहुत शर्म खुद में होगी। ये बोलकर उसने साइड में रखे हुए अपने कपड़े उठाए और ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो पूरी तरह से तैयार होकर मिरर के सामने खड़ा था और अब वो गुस्से से नहीं बल्कि हैरानी से खुद से बोला, क्या वो सच में यहाँ से चली गई? पर नहीं, आज रिसेप्शन पार्टी है। ऐसा मौका भला वो कैसे छोड़ सकती है, जब सबके सामने वो खुद को मेरी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करेगी। पर मैंने भी सोच लिया है। बहुत शौक है ना तुम्हें मिसेस शेखावत बनने का, तो क्यों ना आज तुम्हें थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया जाए। अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए आहान रूम से बाहर निकला और नीचे हॉल एरिया में आया तो देखा जन्नत आरजू के साथ ही खड़ी थी और आरजू अपनी आंखों में से काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगा रही थी। आहान उन दोनों के पास आया और जन्नत की तरफ देखकर टोंट मारते हुए बोला, जो लोग दूसरों की अच्छी खासी जिंदगी को अपनी नज़र लगाकर पूरी तरह से बर्बाद कर देना, उन्हें नज़र नहीं लगती है मॉम? उसकी बात सुनकर आरजू को इतना बुरा लग रहा था तो जन्नत का तो दिल ऐसा हो रहा था जैसे कोई खंजर चुभ रहा हो, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए आरजू की तरफ देखकर बोली, थैंक यू स्नोफ्लेक, पर मैं इतनी भी खास नहीं लग रही। तभी वहां पर सीढ़ियों से उतरती हुई प्याली आई। आहान और प्याली के बीच अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। आहान वहां से जाने लगा, लेकिन तभी प्याली की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। वो जन्नत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्यार में कहाँ कोई किसी को बर्बाद करता है। जो प्यार करते हैं वो तो खुद बर्बाद हो जाते हैं, और जो प्यार पहले बर्बाद होता है बाद में वो उतना ही खूबसूरत भी होता है। और तुम तो हो ही बहुत खूबसूरत जन्नत, बिल्कुल अपने नाम की तरह, हेवन। प्याली की बात सुनते हुए जन्नत ने नज़रें घुमाकर आहान की तरफ देखा, जिसके कदम रुक गए थे। आहान ने वापस जन्नत की तरफ देखा और बोला, कई बार सिर्फ नाम खूबसूरत होते हैं, और जितने नाम खूबसूरत होते हैं उतने ही ज़्यादा लोग घटिया होते हैं। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसके सामने जश्न आकर खड़ा हुआ। जश्न को देखकर आहान खुद ब खुद रुक गया था। इस वक्त अक्षर भी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया। जश्न ने एक नज़र अक्षर को देखा और फिर वापस आहान की तरफ देखते हुए बोला, इस घर में 2 शादियां हुई हैं। उम्मीद है कि शादियां चाहे जैसे भी हुई हों, लेकिन बाकी सब चीज़ों को एक तरफ रखकर इस रिसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे अपने नाम और अपने रुतबे पर कोई भी दाग नहीं चाहिए। अक्षर ने कुछ नहीं कहा। वो प्याली के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, यू लुकिंग ब्यूटीफुल बटरकप। उसकी बात सुनकर ना सिर्फ प्याली बल्कि बाकी सब की आंखें भी बड़ी हो चुकी थी। अक्सर का यूं जाकर प्याली की तारीफ करना सबको हार्ट अटैक दे रहा था। आहान ने भी पलटकर अक्सर की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और फिर वापस जश्न की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि आपको लोगों से ज़्यादा अपने नाम और अपने रुतबे की फिक्र होगी। जश्न एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी हो सकती है तो मेरी प्रायोरिटी क्यों नहीं हो सकती? खैर, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मैंने जो कहा है बस उसका ख्याल रखना। बाकी तुम अपनी पर्सनल लाइफ में बेशक से कुछ भी करो हान। मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मुझे आज तक जैसे कोई शिकायत नहीं मिली, आइंदा भी नहीं मिलेगी। जश्न की इस बात पर अब आहान ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कदम वापस ले लिए। वो जन्नत के साथ बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब जश्न की बात सुनकर वो एक तरफ आकर खड़ा हो गया। बाहर गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। ठाकुर मेंशन। मन्नत अरनाथ के कमरे में आई और दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया। अरनाथ मीठी के होठों को साफ कर रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने मीठी को दलिया खिलाया था। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर बटन प्रेस कर दरवाज़ा खोला। मीठी की नज़र की दरवाजे पर टिक गई थी।
मन्नत अंदर आई और अरनात की तरफ देखते हुए बोली, आज जन्नत और अहान का रिसेप्शन है अरनात, तुम चलोगे ना? अरनात को अहान का नाम सुनकर ही वो दिन याद आने लगा जब वो शेखावत मेंशन गया था और उसकी अहान के साथ बहस हुई थी। अहान उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उस दिन उन दोनों की दोस्ती में बहुत बड़ी दरार आ गई थी। वो मीठी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मोम, मैं नहीं जा सकता, मुझे मीठी के पास रहना है। मन्नत जानती थी कि कहीं ना कहीं उस दिन की बहस भी उसकी शेखावत मेंशन ना जाने की वजह है, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। लेकिन मीठी तुरंत बोली, प्लीज़ आप मेरी वजह से ऐसा मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। अरनाथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैंने तुम्हें कुछ बोलने के लिए कहा क्या? मीठी ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया। अरनाथ सर्द लहजे में बोला, तो फिर क्यों बोल रही हो? मीठी ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। मन्नत उन दोनों की ये केमिस्ट्री देखकर मुस्कुराई, जहाँ पर अरनाथ डोमिनेटिंग नहीं बल्कि एकदम कड़क नेचर का था और मीठी बिल्कुल मासूम सी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम ज़्यादा फील मत करो मीठी, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना, तो तुम्हारे पास अरनाथ का रहना बहुत ज़रूरी है। रिसेप्शन में मैं और अर्जुन जी चले जाएंगे। मीठी ने अरनाथ के डर से कुछ कहा भी नहीं, बस अपना सिर हल्का सा हाँ में हिला दिया। उन दोनों को यूं देखकर मन्नत एक बार फिर से मुस्कुराई और मीठी के बिल्कुल करीब आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, इसका ख्याल रखना। अरनाथ तुरंत से बोला, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ज़्यादा मीठी का ख्याल रखूंगा। अरनाथ की बात सुनकर मीठी का दिल जोरों से धड़क उठा। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था। एक तो अरनाथ की बातें और दूसरा मन्नत के सामने शर्म से उसका डूब जाने का मन कर रहा था। मन्नत मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही मीठी ने अरनाथ को घूरा और बोली, आपने मुझे उनके सामने डांटा? अरनाथ मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम्हें इस बात का बुरा लगा कि मैंने तुम्हें डांटा, या फिर इस बात का कि मैं तुम्हें उनके सामने डांटा? मीठी मुंह बनाते हुए बोली, आपकी डांट का मुझे बुरा नहीं लगेगा मिस्टर स्वीट, लेकिन आप किसी और के सामने मुझे डांटेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे ना आप अकेले में कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन आप किसी और के सामने मत डांटिएगा। अरनाथ हैरानी से बोला, क्यों, ऐसा क्यों? मीठी बेचैन से होते हुए बोली, पता नहीं क्यों मिस्टर स्वीट, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की बात हम दोनों में रहे। कोई मुझ पर या आप पर उंगली उठाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए अरनाथ बिल्कुल सुन्न हो गया। उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। मीठी तुरंत बोली, क्या हुआ मिस्टर स्वीट, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया। वो क्या है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बोले, लेकिन आप तो पति है ना मेरे, आपकी कहीं किसी बात का मुझे बुरा नहीं लगेगा। बस कोई और मुझे बेइज्जत भरी नज़रों से देखेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी बातें सुनते हुए अब अरनाथ को और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। मीठी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ही उंगली नहीं उठने देना चाहती थी, अगर उसे पता लगेगा कि वो अपनी पास्ट लाइफ में क्या थी और उसके साथ क्या क्या हुआ है, तो उसे कितना बुरा लगेगा। ये सोचकर ही अरनाथ का दिल बेचैन हुए जा रहा था। मीठी की बात सुनकर अरनाथ का दिल बेचैन हुए जा रहा था। उसने तुरंत मीठी के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, मैं कभी तुम्हें किसी और के सामने नहीं डांटूंगा स्वीट, कभी भी नहीं। लेकिन अभी मैंने जिनके सामने तुम्हें डांटा है ना, वो कोई और नहीं है, वो मेरी मॉम है, और अब वो तुम्हारी भी मॉम है। मीठी मुस्कुराई और बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मिस्टर स्वीट, इसलिए तो मुझे बुरा नहीं लगा, वरना मैं आपकी जान खा जाती। अरमान मुस्कुराया और बोला,
वैसे अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम्हारे पास मेरी जान के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिससे तुम्हारी भूख शांत तो नहीं, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मीठी उसकी बात सुनकर हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगी। अरनाथ उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, मेरा भी बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है, अगर तुम इजाज़त दो तो। अब मीठी उसकी बात का मतलब तुरंत समझ गई। उसने अरनाथ को हल्का सा धक्का दिया और बोली, सुबह से आप मुझे कितनी बार किस कर चुके हैं मिस्टर स्वीट, अब बस कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत तो ठीक हो जाए लेकिन मुझे शुगर हो जाए। अरनाथ हंसा और बोला, अच्छा इतना मीठा हूं मैं? मीठी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, आप बिल्कुल कड़वे करेले हैं, और शायद आप दुनिया के पहले कड़वे करेले होंगे जिसे खाकर किसी को शुगर हो जाएगी। उसकी बातें सुनते हुए अरनाथ हंस रहा था। उसने एक बार फिर से मीठी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। राठौर मैंशन। निर्भय और रेयान दोनों हॉल में खड़े थे और दोनों के बीच जन्नत अहान और अक्सर प्याली के रिसेप्शन को लेकर डिस्कशन चल रहा था। निर्भय रेयान की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ रेयान कि तुम इस रिसेप्शन पार्टी पर ना जाओ। रेयान ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, मुझे अपनी फिक्र नहीं है डैड, लेकिन आपको तो पता है मैं अकेले जा नहीं पाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि अमानत फिलहाल वहां पर जाए, इसलिए प्लीज आप और मॉम वहां पर चले जाइएगा। उसकी बात सुनकर निर्भय ने अपना सिर हाँ में हिलाया। रेयान वहां से ऊपर की तरफ अपने कमरे में आया। आते ही उसकी नज़र अमानत पर गई, जो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। रेयान तुरंत उसके पास आया और बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, तुमने अपनी मेडिसिन्स ली क्या बीवी? अमानत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुझे शेखावत मेंशन जाना है रेयान। उसकी बात सुनकर रेयान, जो सामने टेबल पर रखी हुई मेडिसिन्स की तरफ देख रहा था, उसने तुरंत अमानत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे। अमानत एक बार फिर से बोली, मैं जानती हूँ रेयान तुम मना करोगे, लेकिन प्लीज़ मुझे वहाँ पर ले चलो। आई प्रॉमिस, आइंदा मैं कभी तुमसे कोई डिमांड नहीं करूँगी, लेकिन ये मेरी एक आखिरी विश पूरी कर दो। उसकी बात सुनकर रेयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं बीवी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी आखिरी विश नहीं पूरी कर सकता। उसकी बात सुनकर अमानत का चेहरा मायूस हो गया, लेकिन फिर अचानक ही रेयान की मुस्कुराहट थोड़ी लंबी हुई और वो बोला, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी विश नहीं है, इसके बाद भी तुम बहुत सारी विशेष कहोगी और मैं उन सबको पूरा करूँगा। तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को, तुम्हारी हर एक ज़रूरत को, तुम्हारी हर एक डिमांड को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है अमानत। और अब अगर तुमने मेरे सामने ये डिमांड की है तो मैं इसे भी ज़रूर पूरा करूँगा। तुम तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में यहाँ से निकलेंगे। अमानत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। कितनी आसानी से रेयान ने उसकी बात मान ली थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और क्लोजेट की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने क्लोजेट खोला, उसका चेहरा थोड़ा मायूस हो गया, क्योंकि उसके पास रिसेप्शन पर जाने लायक कपड़े नहीं थे। तभी रेयान उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और बोला, डोंट वरी, अभी 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े अरेंज हो जाएंगे, तब तक तुम शावर ले लो। अमानत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वॉशरूम में चली गई। रियान वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें वहां पर लेकर नहीं जाना चाहता था अमानत, क्योंकि तुम्हारे वहां जाने से 4 दिलों को बहुत तकलीफ होने वाली है, लेकिन शायद ये तकलीफ ही इन जख्मों की मरहम है। शेखावत मेंशन। जैसे ही लगभग से सारे मेहमान आ गए, अति और आरजू दोनों अंदर की तरफ आईं और जन्नत और अहान की तरफ बढ़ गईं। आरजू अक्सर और प्याली की तरफ दोनों ने जाकर दोनों कपल्स को बताया कि उन्हें बाहर कैसे आना है। जैसे ही आरजू ने अक्सर को प्याली का हाथ पकड़ने के लिए कहा, अक्सर ने तुरंत प्याली का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। प्याली को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से कड़वा करेला
मीठा पान कैसे बन गया। वहीं दूसरी तरफ अति ने जैसे ही आहान को जन्नत का हाथ पकड़ने के लिए कहा, तो जन्नत ने अति की तरफ देखते हुए कहा, मेरे हाथ पर चोट लगी है बेबी डॉल, क्या हम लोग बिना हाथ पकड़े नहीं जा सकते बाहर। आहान हैरानी से जन्नत की तरफ देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जन्नत उसका हाथ छोड़ने का मौका गंवा रही है, क्योंकि आहान के हिसाब से तो बस जन्नत को मौका चाहिए होता था आहान के करीब आने का। वो तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, फालतू का ड्रामा बंद करो और जो कहा गया है वो करो। जन्नत ने कुछ नहीं कहा। वो वापस अति की तरफ देखते हुए बोली, बताइए ना बेबी डॉल, अगर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर ना जाएं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अभी वो बोल ही रही थी कि आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जन्नत का दिल धक सा रह गया। उसने तुरंत नजरें उठाकर आहान की तरफ देखा। आहान अति की तरफ देखते हुए बोला, आप जाइए बेबी डॉल यहाँ से, मुझे पता है मुझे बाहर कैसे जाना है। आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अति उसकी बात सुनकर थोड़े कड़क लहजे में बोली, पहली बात तो बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ आहान कि तुम्हें सब कुछ पता होगा। आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसके बारे में आहान शेखावत को ना पता हो, लेकिन तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, तुम करो जैसे तुम्हें करना है, मैं आइंदा से तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। उसे नाराज होते देख आहान हैरान रह गया। यहाँ पर उसका खुद का गुस्से का गुब्बारा उससे हैंडल नहीं हो रहा था, और अब अति को नाराज होते देख वो उसे मनाने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि अति मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। उसे गुस्से में देखकर आहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक अति ही तो थी जिसके साथ वो इतना ज्यादा फ्रैंक हो जाता था कि कुछ भी बोल देता था, और अब अति ही उसकी बातों से नाराज होकर मुंह बनाकर चली गई थी। उसने जन्नत की तरफ देखा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती हो कि वो गुस्सा बाकी सब पर उतर जाता है। पता नहीं मेरा पीछा तुमसे कब छूटेगा। जीना हराम कर दिया तुमने मेरा। ये बोलते हुए उसके हाथ जन्नत के हाथ पर और भी कसते जा रहे थे। जन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा झुका लिया। उसकी तरफ से इस तरह इग्नोर होते देख आहान के गुस्से का पारा और भी ज्यादा बढ़ गया। आहान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या बात, बड़ी जल्दी इग्नोर करने लगी हो मुझे। अब तक तो मेरे आगे पीछे घूम रही थी और अब बड़े नखरे दिखा रही हो। क्या बात, बड़ी जल्दी प्यार खत्म हो गया तुम्हारा। जन्नत ने नजर उठाकर वापस उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मेरा प्यार आपके लिए कभी खत्म नहीं हो सकता हान। बस बात इतनी सी है कि अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती और खुद भी परेशान नहीं होना चाहती। ये बोलकर जन्नत कुछ देर आहान को यूं ही देखते रही और फिर वापस उसने अपना चेहरा झुका लिया। आहान गुस्से से दांत पीसते हुए मन ही मन बोला, परेशान तो मैं अब तुम्हें करूंगा। बहुत गलत किया है तुमने मेरे और अमानत के साथ, तो इसका थोड़ा सा सबक तो मैं अब तुम्हें भी सिखाऊंगा। बाहर गार्डन एरिया में जसन और तक्षक दोनों बाहर गार्डन एरिया में थे, और जसन के साथ अति थी तो तक्षक के साथ आरजू। सब बाहर मेहमानों से मिल रहे थे। तभी होस्ट ने अनाउंसमेंट की कि आज की शाम के दोनों हॉट कपल पार्टी में अपनी प्रेजेंस देने आ रहे हैं। तो सबकी नज़रें सामने एंट्री गेट पर टिक गईं, जहां से आहान, जन्नत और अक्सर प्याली आने वाले थे। प्याली हालांकि अपना हाथ बार बार ढीला छोड़ रही थी, लेकिन अक्सर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ आहान ने भी जन्नत का हाथ इतना ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था कि जन्नत का हाथ दर्द होने लगा था। जैसे ही वो दोनों बाहर की तरफ आए, सब लोग उन्हें देखकर हूटिंग करने लगे और तालियां बजाने लगे। मीडिया वाले उनकी पिक्चर्स ले रहे थे, और वहां पर आए हुए गेस्ट भी अपने फ़ोन लेकर उन्हें अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे थे।
तभी जन्नत की नज़र सामने खड़े हुए अर्जुन और मन्नत पर गई। उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने तुरंत अपना हाथ आहान से छुड़ाकर उन दोनों की तरफ जाना चाहा, लेकिन आहान ने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? जन्नत को अपनी गलती रियलाइज हुई। वो आहान की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, वो मैंने इतने वक्त बाद अपने माँ पापा को देखा तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं बस उनकी तरफ भी जा रही थी। आहान गुस्से से बोला, वैसे मुझे तुम लगती नहीं कि तुम अर्जुन ठाकुर की बेटी हो। वो अर्जुन ठाकुर जो अपने स्टेटस और अपनी क्लास के लिए माना जाता है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम निहायत ही गंवार टाइप की हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनकी बेटी ही ना हो? कहीं वो तुम्हें कहीं से उठाकर तो नहीं लेकर आए थे? अहान के कहने का लहजा मजाकिया था, लेकिन जन्नत को ये बात बहुत ज्यादा चुभी। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अहान, आपको मुझे जो कहना है कह सकते हैं, लेकिन अपने माँ पापा और उनसे अपने रिश्ते को लेकर मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अहान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, धमकी नहीं दे रही हूँ अहान, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आपको जो कहना है आप मुझसे कह दीजिए, लेकिन मेरे माँ पापा के बारे में कुछ भी मत कहिए। अहान के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सर्द हो गए। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में निर्भय और तारा की गाड़ी आकर रुकी। दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो अभी दोनों अंदर की तरफ आए भी नहीं थे कि उनकी नज़र वहां पर रुक रही एक और गाड़ी पर गई। जैसे ही उस गाड़ी में से अमानत और रेयान बाहर निकले, तारा की आंखें बड़ी हो गईं। वो गुस्से से निर्भय की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है निर्भय? मैंने कहा था ना आपसे कि अमानत यहाँ पर नहीं आएगी। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो। तो फिर अमानत यहाँ पर क्या कर रही है? निर्भय तुरंत बोला, मैं नहीं जानता बबलगम, रियान उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया? जबकि रियान ने तो मुझसे कहा था कि वो इस रिसेप्शन पार्टी पर नहीं आएगा। तारा गुस्से से बोली, आप लोगों को जो करना है कीजिए डैडी, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर इस लड़की की वजह से मेरा रेयान ऐसे ही हर्ट होता रहा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक पल नहीं लगेगा मुझे इस लड़की को राठौर मैंसन से ठाकुर मैंसन पहुंचाने में, और ये मेरी वार्निंग ही समझिए। ये बोलकर तारा तुरंत अंदर की तरफ चली गई। निर्भय अभी तुरंत उसके पीछे पीछे गया। रेयान गाड़ी से बाहर निकलकर तुरंत अमानत के पास आया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। इस वक्त अमानत ने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर रेयान उसे एक पति की नहीं बल्कि एक दोस्त की नज़रों से ही देख रहा था। वो अमानत के बिल्कुल करीब आकर उसके पल्लू को ठीक करने लगा, जो उसके कंधे से थोड़ा सरक रहा था। अमानत उसे घूरते हुए बोली, मैं खुद भी ठीक कर सकती हूँ। रेहान मुंह बनाते हुए बोला, अगर मैं कर रहा हूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अमानत ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। रेहान की उंगलियां उसे अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन जहां एक तरफ दिल उलझन में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। वो यहाँ पर सिर्फ एक शख्स से मिलने आई थी, और वो शख्स कोई और नहीं, जन्नत थी। वो ठाकुर मेंशन भी नहीं जाना चाहती थी और शेखावत मेंशन भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन जन्नत से मिलने के लिए वो स्पेशली यहाँ पर आई थी। रियान ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो एकदम से चौंक गई। रियान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हम रिसेप्शन पार्टी पर आए हैं और हम खुद एक कपल हैं, तो इतना तो बनता ही है। अमानत उसकी तरफ देखते हुए तंज भरे लहजे में बोली, तुम सिर्फ दिखावा करना जानते हो क्या रेयान? दिखावा करने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली, और दिखावा करने के लिए अब तो मेरा हाथ अपने हाथ में थाम रहे हो। रेयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं सिर्फ दिखावा करता ना, तो हमारे कमरे में मैं तुम्हारे कभी करीब नहीं आता,
लेकिन ये तुम भी जानती हो कि हम दोनों के बीच क्या क्या चीज होती है और क्या नहीं। और रही बात दिखावा करने की, तो रेयान राठौर को ना दिखावा करना पसंद है और ना ही किसी का दिखावा देखना। तुम वाइफ हो मेरी, और मैं चाहता हूं कि हम अगर किसी पार्टी में जाएं तो यूं ही एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में थाम कर जाएं। अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है, इट्स ओके। ये बोलकर रेयान ने उसका हाथ छोड़ दिया। अमानत उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो गुस्से से बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो रेयान? क्यों तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? एक तरफ मेरे करीब आते हो तो दूसरी तरफ अब छोड़कर भी जा रहे हो। मैं परेशान हो गई हूं तुमसे। रेयान उसे गुस्से में देखकर भी मुस्कुरा रहा था। अमानत की बात सुनकर रेयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो तुमसे किसने कहा है कंफ्यूज होने के लिए? जो मैं कर रहा हूं बस मुझे करने दो और मुझे देखती रहो। इतना काफी है। ज्यादा सोचोगी तो जो छोटा सा दिमाग है ना तुम्हारे अंदर, वो कंफ्यूज हो जाएगा ट्रेजर। उसके मुंह से अपने लिए ट्रेजर सुनकर अमानत का दिल धक सा रह गया। ट्रेजर उसे अहान बुलाता था। वो तुरंत बोली, तुम मुझे इस नाम से नहीं बुलाओगे? रेयान उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हारा नाम अमानत है? अमानत मतलब ट्रेजर। मैं तुम्हें ट्रेजर कहकर ही बुलाऊंगा। अमानत खींचते हुए बोली, मैंने कहा ना तुमसे, तुम मुझे इस नाम से नहीं बुलाओगे तो मतलब नहीं बुलाओगे। रियान भी एकदम सख्त लहजे में बोला, मैंने भी कह दिया ना तुमसे कि मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, तो मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। अगर तुम रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ ट्रेजर। बोलते हुए वो मुस्कुराया तो अमानत और भी ज्यादा खींच गई। रियान ने उसका हाथ एक बार फिर से अपने हाथ में थामा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ ट्रेजर। मैं हमेशा यूं ही अपनी वाइफ का हाथ थाम कर चलना चाहता हूँ। बोलकर उसने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और अमानत बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसके कदम खुद ब खुद रेयान के साथ चलते जा रहे थे। जैसे ही रेयान उसे लेकर अंदर की तरफ आया, अंदर आते ही उसकी नज़र सामने स्टेज पर गई, जहां पर अहान जन्नत का हाथ थाम कर खड़ा था। उन दोनों के हाथ यूं जुड़े हुए देखकर उसे अपने सीने में तकलीफ सी होती हुई महसूस हुई, लेकिन तभी उसे अपना हाथ भी कसता हुआ महसूस हुआ। रियान ने उसके हाथ को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया था, लेकिन वो कहीं से भी उसके हाथ को दर्द नहीं पहुंचा रहा था। उसने उसका हाथ जकड़ा जरूर हुआ था, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट वे में। वहीं दूसरी तरफ प्याली अक्सर की तरफ देखते हुए बोली, देखिए मिस्टर शेखावत, मुझे नहीं लगता कि हमें इस रिसेप्शन पार्टी पर इस तरह से आना चाहिए था। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज हम अंदर चलें क्या? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अक्सर हल्का सा मुस्कुराया और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर बोला, क्या अजीब लग रहा है तुम्हें मिसेस शेखावत? उसके मुंह से मिसेस शेखावत सुनकर प्याली का दिल एक बार फिर से धड़क उठा, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए वो तुरंत बोली, प्लीज मुझे इस नाम से मत बुलाइए मिस्टर शेखावत। अक्सर मुस्कुराते हुए बोला, तो और मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं बटरकप? बीवी, वाइफी, माय लव, माय हॉट वाइफ, माय सेक्शन वाइफ, या फिर माय डिजायरेबल वाइफ? उसके मुंह से ये सब सुनकर प्याली की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, आप पागल हो गए हैं क्या मिस्टर शेखावत? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? हम अपने रूम में नहीं हैं। अक्षर तुरंत बोला, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम रूम में चल सकते हैं। वहां जाकर तुम्हारी हॉटनेस, सेक्सीनेस और डिजायर्स सब अच्छे से देखूंगा मैं। प्याली ने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली। उसकी तिरछी नजरें अक्षर पर और भी ज्यादा गहरी हो रही थी। अक्षर ने उसे हल्का सा अपनी तरफ घुमाया और उसकी गर्दन पर पहने हुए नेकलेस को यूं ही टच करते हुए बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो बटरकप।
प्याली की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगीं। उसकी वो ठंडी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर किसी बर्फ की तरह चल रही थी और बर्फ की जगह प्याली खुद पिघल रही थी। वो तुरंत अक्षर का हाथ खुद से दूर करते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मिस्टर शेखावत। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी। प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे जानते नहीं हैं। अक्सर इस बार उसकी गर्दन पर झुका और बोला, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे नहीं लगता कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। अब इसके अलावा मुझे तुम्हें और जानने की ज़रूरत है। और रही बात बातें करने की, तो बातें तो हमारे बीच बहुत होंगी और प्यार भी बहुत होगा। अगर अब तुमने और कुछ कहा तो इस बार सिर्फ मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन को नहीं छुएगा। प्याली हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तो क्या करेंगे आप? अक्सर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अब दोबारा कुछ बोल कर दिखाओ, फिर बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। प्याली नासमझी से एक बार फिर से बोली, आप मुझे डरा रहे हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्सर ने उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। प्याली ने तुरंत अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए और सिहर उठी। वो लोग सबके सामने थे और कैमरा उन पर फोकस था। आसपास तालियां और सीटियों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी प्याली की धड़कनों की, जो ना सिर्फ उसे बल्कि अक्सर को भी पागल किए जा रही थी। जहां अक्सर और प्याली दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ अहान का दिल भी धक सा रह गया। जब उसने अपने सामने अमानत को देखा, उसकी आंखें बस अमानत पर ही ठहर गईं और जब उसकी नज़र अमानत के हाथ पर गई तो जैसे उसे अपने सीने में खंजर चुभता हुआ महसूस हुआ। जन्नत की नज़रें भी रेयान और अमानत पर टिकी हुई थी। अमानत रेयान की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात रेयान, तुम मुझे यहीं पर लेकर खड़े रहोगे क्या? मुझे अपने कज़न ब्रदर और उसकी वाइफ से नहीं मिलवाओगे क्या? उसकी बात सुनकर रेयान ने हैरानी से उसे देखा और बोला, तुम सच में उनसे मिलना चाहती हो? अमानत मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूं ही यहाँ पर आई हूँ? अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो जिनकी रिसेप्शन की खुशी में ये पार्टी रखी गई है उनसे तो मिलूंगी ही ना। रेयान उसे समझाते हुए बोला, देखो अमानत, अगर तुम्हें अक्सर भाई और उनकी वाइफ से मिलना है तो मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ, लेकिन अहान और जन्नत से बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमानत बोली, क्यों, तुम्हें मेरा उनसे मिलने से क्या प्रॉब्लम है? रेयान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से मिलो जिनकी वजह से तुम्हें और मेरे बेबी को इफेक्ट पड़ता है। अमानत तुरंत बोली, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं रेयान। तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने पास रख रहे हो, इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हो, मेरे बच्चे को अपना नाम दे रहे हो। मैं हर एक चीज़ को बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मुझसे ये बिल्कुल पसंद नहीं। कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। रेयान उसके करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुक कर बोला, मैं कोई नहीं हूँ ट्रेजर, मैं रेयान सिंह राठौर हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। और मेरा इतना तो तुम पर राइट है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अमानत फ्रस्ट्रेट होकर बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। रेयान चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल लिए बोला, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ट्रेजर। अमानत ने एक गहरी सांस ली और बोली, अच्छा ठीक है, जिद नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल होकर बोल रही हूँ। प्लीज़ मुझे हान और जन्नत से मिलने दो। आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे मुझ पर या मेरे बच्चे पर इफेक्ट पड़े या फिर तुम्हारे नाम पर कोई उंगली उठाने आए। आइन और रेयान, तुम इस शादी को लेकर सीरियस हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं। प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दो और मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती मत करो। उसकी बात सुनकर रेयान भी सोच में पड़ चुका था।
कि उसे क्या करना चाहिए। वो कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम उनसे मिल सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अमानत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ जन्नत का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो अहान से दूर जाने का सोच तो रही थी, लेकिन अहान की नजरें अमानत पर देखकर ही उसे कुछ होने लगा था। बहुत मुश्किल से उसने अपने दिल को समझाया था कि वो अहान को अमानत को दे देगी। जब उन दोनों की शादी होने वाली थी, बहुत मुश्किल से उसने अपने कदम पीछे लिए थे, लेकिन फिर उसकी शादी अहान से हुई और एक बार फिर से उसके दिल में उम्मीद सी बन गई। पर अब अहान की बातों ने उसे एक बार फिर से तोड़ दिया था। उसने एक बार फिर से खुद को समझाया कि शायद इस शादी का कोई भी फ्यूचर नहीं है। अहान को घुटते हुए देख उसने सोच लिया था कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन एक बार फिर से उसे कुछ होने लगा था। वो हान की नजरें अमानत पर देख ही नहीं पा रही थी, इसलिए तुरंत वहां से जाने लगी, ताकि ना वो उन दोनों के बीच कुछ देखे और ना ही उसे अपने दिल में तकलीफ महसूस हो। लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम स्टेज से पीछे की तरफ लेना चाहा, अहान ने उसका हाथ एक बार फिर से पकड़ा और बोला, अब क्या हुआ? अब कहाँ भाग रही हो? धोखा देना तुम्हारी फितरत है, तो फिर अब उन लोगों से भाग कर कहाँ जा रही हो जिन्हें तुमने धोखा दिया है, जो तुम्हारे अपने थे, और तुमने उनके साथ पराये से भी बुरा किया। जन्नत बेचैन होते हुए बोली, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अहान एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। जन्नत उसकी तरफ देखती ही रह गई। अभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि उनके कानों में अमानत की आवाज गूंजने लगी। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर अहान शेखावत एंड मिसेस जन्नत अहान शेखावत। जन्नत और अहान दोनों ने तुरंत अमानत की तरफ देखा, जो रेयान के साथ उनकी तरफ आ रही थी। वो आकर दोनों के सामने खड़ी हुई और बोली, आप दोनों को शादी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। अहान तुरंत बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अमानत। अमानत मुस्कुराई और बोली, तो कीजिए ना मिस्टर अहान शेखावत, आपको मना किसने किया? आपके सामने ही तो खड़ी हूं। अहान ने एक नज़र रेयान को देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अमानत एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, सॉरी मिस्टर अहान शेखावत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को अब अकेले में कोई बात करने की ज़रूरत है या फिर परमिशन है। आपकी वाइफ को शायद आपका मुझसे यूं अकेले में बात करना अच्छा नहीं लगेगा। जन्नत कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अहान ने उसकी तरफ देखा और बोला, फालतू का मुंह मत खोलना, अब यहाँ पर मैं अमानत से बात कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने अमानत की तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, रेयान तुरंत बोला, लेकिन मैं अपनी वाइफ को परमिशन नहीं देता तुमसे बात करने के लिए अहान। रेयान की बात सुनकर अहान की आंखें बड़ी हो गईं। अहान और रेयान दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी और दोस्ती भी। और अमानत उन दोनों की आम दोस्त थी। लेकिन जहाँ रेयान के दिल में अमानत के लिए सिर्फ दोस्ती थी, वहीं अहान के दिल में उसके लिए प्यार था। उन दोनों के बीच कई बार अमानत को लेकर बात भी हुई, लेकिन अहान ने कभी भी अपनी फीलिंग्स को कॉन्फेस नहीं किया था। लेकिन आज जब रेयान ने अमानत पर अपना हक जताया, तो अहान अंदर तक चल गया। वो गुस्से से बोला, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। रेयान एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, लेकिन मैंने तुमसे भी कुछ नहीं कहा। मैंने उस शख्स से अपनी बात कही है जो मेरे ही सामने मेरी ही बीवी से अकेले में बात करने की बात कर रहा है, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरी बीवी मुझसे कोई बात छुपाए। तुम्हें मेरी बीवी से जो कहना है तुम कह सकते हो। अहान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कैसी बीवी, कैसी शादी? रेयान एटीट्यूड से बोला, तुम्हें नहीं पता कैसी बीवी और कैसी शादी?
मुझे बताना पड़ेगा क्या? अहान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। चुप रहो, मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता। रेयान कुछ कहता उससे पहले ही अमानत बोली। अगर तुम कोई तमाशा नहीं करना चाहते तो तुम्हें ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी। अहान अमानत की तरफ देखते हुए बोला। तुम मुझे ये सब बोल रही हो अमानत? तुम जानती हो कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। अगर तुम उस मंडप से जाती नहीं तो ये सब होता ही नहीं। तुमने भी तो उस विवेक के पास जाने का फैसला लिया, ये जानते हुए भी कि उस दिन हमारी शादी थी। तुम उस विवेक के पास चली गई। अमानत रेयान की तरफ देखते हुए बोली। मैंने आज के हॉट कपल को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया है। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अहान ने तुरंत अमानत का हाथ पकड़ लिया और बोला। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अमानत गुस्से से अहान की तरफ देखते हुए बोली। मेरा हाथ छोड़ो। रियान के कदम अहान की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन अमानत ने उसका हाथ बहुत कस कर पकड़ रखा था। जन्नत उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली। आप दोनों के बीच ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी वजह से हुई है। प्लीज आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लड़ाइयाँ मत करें। आप दोनों को बात करनी है तो आप दोनों अकेले में बात कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और रेयान प्लीज, आप भी अमानत दी को हान से बात करने की परमिशन दे दीजिए ना। अगर यहाँ पर कोई तमाशा होगा तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमानत तंज भरे लहजे में बोली। दूसरों की जिंदगी का तमाशा बनाकर लोग बोलते हैं कि तमाशा मत बनाओ। अहान ने भी गुस्से से जन्नत की तरफ देखा और बोला। मैंने कहा था ना तुमसे चुप रहो। तुम्हारी बकवास सुनने में यहाँ पर किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर एक लफ्ज भी और कहा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। रियान जो अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, अहान का जन्नत के ऊपर गुस्सा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो गुस्से से बोला। जन्नत से इस तरह से बात करने की हिम्मत मत कर देना अहान, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। उसके साथ ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रेयान की वो गुस्से भरी आवाज सुनकर ना सिर्फ जन्नत बल्कि अहान और अमानत भी चौंक गए। सबकी नजरें खुद पर महसूस कर रेयान को रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया। वो कुछ कहता उससे पहले ही अमानत हल्का सा मुस्कुराई और बोली। तुम बहुत खुश होगी ना जन्नत? देखो सबको तुम्हारी कितनी फिक्र है, मेरे होने वाले पति को जो मेरा हो नहीं सका, और जो मेरा पति है उसे भी सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है। तुम्हें हमेशा मोम डैड से यही प्रॉब्लम होती थी ना, कि वो दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुमने तो मुझसे मेरा प्यार भी छीन लिया और मेरे रिश्ते भी। अब तो तुम्हें चैन मिल गया होगा ना। अमानत के मुंह से जन्नत के लिए ये सब सुनकर रेयान को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर रहा था। उसका यहाँ पर कुछ भी बोलना बहुत गलत इफेक्ट डाल सकता था, ना सिर्फ उसके और अमानत के रिश्ते पर बल्कि अहान और जन्नत के रिश्ते पर भी। जन्नत की आंखों में आंसू तैर गए। वो अमानत को समझाते हुए बोली। ऐसा कुछ भी नहीं है दी, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि आपके रिश्ते आपसे दूर हो। मैं तो खुद आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अमानत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। बट मुझे तुम्हारा ये प्यार नहीं चाहिए जो मुझे ही तकलीफ पहुंचा दे। तुमने मुझसे जितना छीनना था छीन लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से कुछ नहीं छीनने दूंगी। अहान को तुम मुझसे छीन चुकी हो, लेकिन अब कहीं रेयान पर नजरें मत गड़ा देना। अहान तुरंत बोला। ये तुम क्या बोले जा रही हो अमानत? जन्नत ऐसी बिल्कुल नहीं है। जन्नत जिसकी आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे, उसने हैरानी से अहान की तरफ देखा। अमानत एक बार फिर से हंसी और बोली। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस जन्नत शेखावत, तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल हुई। तुमने अहान को पूरी तरह से मुझसे छीन लिया। तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो। ये बोलकर उसने रेयान की तरफ देखा और बोली। मुझे घुटन हो रही है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। रेयान जन्नत की तरफ देख रहा था।
उसे रोते हुए देखकर उसे कैसा महसूस हो रहा था ये कोई सोच भी नहीं सकता था। उसका मन कर रहा था कि जन्नत को अपने गले से लगा ले और उसकी सारी तकलीफ खुद पर ले ले, उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाए और पूरी दुनिया जहान की खुशियाँ उसके कदमों में रख दे। अमानत एक बार फिर से बोली, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो रेयान, अब मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना। ये बोलकर उसने खुद अपने कदम से बाहर की तरफ बढ़ा दिए। अहान उससे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रेयान ने अमानत का हाथ कसकर पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगा। अहान गुस्से से कांप रहा था और ये गुस्सा उसे खुद पर ही आ रहा था कि अगर वो जन्नत के लिए वो सब नहीं बोलता तो अमानत उससे और ज्यादा नाराज नहीं होती। जन्नत उसे देखते हुए बोली, आप नाराज मत होइए हान, दी का गुस्सा जब शांत हो जाएगा तो वो आपसे बात जरूर करेंगी। हान उसकी तरफ घूमा और दांत पीसते हुए बोला, तुम तो चुप ही रहो। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ूं और शेखावत मेंशन से बाहर निकाल दूं। तुम्हारी शक्ल देखने से भी नफरत हो रही है मुझे। आई जस्ट हेट यू जन्नत, आई जस्ट हेट यू। ये बोलकर अहान वहां से जाने लगा। तभी आरजू उसके सामने आकर खड़ी हुई। आरजू उसे देखते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम अहान? आरजू ने जन्नत की तरफ देखा जिसकी नमी से भरी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। अभी अभी आरजू ने रेयान और अमानत को यहाँ से जाते देखा था। अहान कुछ बोलता उससे पहले ही होस्ट ने दोनों कपल को फ्रंट स्टेज पर इनवाइट किया जहां पर केक कटिंग होने वाला था। रेयान अमानत को लेकर बाहर की तरफ जा ही रहा था कि जश्न की नज़र उन दोनों पर गई जो किसी से बात करने के लिए बाहर की तरफ गया था और अब बात करने के बाद अंदर की तरफ ही आ रहा था। उन दोनों को जाते देख जश्न उन दोनों के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो रेयान? अभी तो पार्टी सही से शुरू भी नहीं हुई है। रेयान को समझ नहीं आया कि वो जश्न को क्या कहे। अमानत रेयान की प्रॉब्लम समझ रही थी। उसने रेयान का हाथ कसकर पकड़ा और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, वो रेयान मुझे बाहर की तरफ लेकर जा रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पर गर्मी लग रही थी इसलिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, तो तुम्हें वेटर से या फिर स्टाफ से बोलना चाहिए था ना। तुम रुको, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। चलो अंदर केक कटिंग होने वाला है। रेयान हल्का सा मुस्कुराया और अमानत को लेकर वापस अंदर की तरफ चला गया। जश्न उन दोनों को जाते देख बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम दोनों बाहर क्यों जा रहे थे, लेकिन कभी भी प्रॉब्लम से भागना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। जो रिश्ते बन चुके हैं उन्हें अब थोड़ा नहीं जा सकता और उनका सामना करके ही टूटे और बिखरे रिश्ते सुधर सकते हैं। जैसे ही केक की अनाउंसमेंट हुई, अक्सर ने प्याली की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराते हुए देखकर प्याली गुस्से से बोली, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये आप बार बार मुस्कुरा क्यों रहे हैं। आज 2 बार ब्रश किया था क्या? अक्सर कुछ सोचते हुए बोला, तुम 2 बार ब्रश करने की बात कर रही हो? मेरा तो ब्रश करने का मन ही नहीं करता। कहीं तुम्हारे होठों का टेस्ट मेरे होठों से चला ना जाए। उसकी बात सुनकर प्याली की बोलती बंद हो गई। अब और कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। उसने अक्सर के सीने पर अपना हाथ मारा और गुस्से से बोली, मैंने आप जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। अक्सर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, कभी देख भी नहीं पाओगी क्योंकि मैं देखने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी बेशर्मी देखने का हक सिर्फ मेरा है और मेरी बेशर्मी देखने का हक सिर्फ तुम्हारा है। जहां अक्सर और प्याली दोनों के बीच काफी हद तक सब कुछ ठीक था, वहीं जन्नत का चेहरा बिल्कुल मायूस था और अहान का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। लेकिन केक कटिंग के अनाउंसमेंट के बाद वो दोनों ही वहां से नहीं जा सकते थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए स्टेज पर आए और वहीं दूसरी तरफ अक्सर ने भी प्याली का हाथ कसकर थामा हुआ था और उसे स्टेज पर लेकर आ रहा था। दोनों कपल जाकर फ्रंट स्टेज पर खड़े हुए जहां पर उनके सामने एक खूबसूरत सा
कैंडिलियर केक लगा हुआ था। वाइट और लाइट पिंक कलर का वो केक 3 टियर केक था और ऊपर की तरफ कैंडिलियर बना हुआ था जहाँ से वाइट कलर के मोती नीचे से लटक रहे थे और खूबसूरत लाइटिंग भी की हुई थी। साथ ही 2 स्वार रखी थी, एक अक्सर और प्याली के लिए और दूसरी अहान और जन्नत के लिए। अक्सर और प्याली दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अक्सर प्याली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, माई लाइफ्स बेस्ट मोमेंट। प्याली ने उसे घूरती हुई नजरों से देखा। वहीं दूसरी तरफ अहान ने जन्नत की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा और बोला, मेरी जिंदगी का सबसे घटिया मोमेंट है ये। काश मैं तुम्हें और इस मोमेंट को अपनी जिंदगी से निकाल पाता। अति और आरजू सामने ही खड़ी थी। दोनों ने इशारा किया तो अहान और अक्षर दोनों ने अपनी अपनी स्वाद उठाई और केक काटना शुरू किया। साथ ही साथ म्यूजिक भी चल रहा था। उन्हें केक कट करते देख सब लोगों ने तालियां बजानी शुरू की और हूटिंग होने लगी। मीडिया वाले उनकी पिक्चर्स ले रहे थे और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुंबई के 2 मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की शादी का रिसेप्शन एक साथ हो रहा था। दोनों के रिसेप्शन की लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी और हर जगह अक्सर प्याली और अहान जन्नत ही छाए हुए थे। केक कट करने के बाद अहान और अक्षर दोनों ने केक का पीस उठाया और अहान ने जन्नत को और अक्षर ने प्याली को खिलाया। अमानत और रेयान उन दोनों को सामने खड़े थे और एक के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था तो दूसरे का दिल इस वक्त बुरी तरह से कांप रहा था। उन दोनों का भी वहां एक पल रुकने का मन नहीं था, लेकिन वो दोनों जाते उससे पहले ही डांस की अनाउंसमेंट हुई और होस्ट ने सभी कपल्स का नाम लेना शुरू कर दिया। अपना नाम अनाउंस होते देख रेयान और अमानत दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। अमानत तुरंत बोली, मुझे कोई डांस नहीं करना है। रेयान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, सॉरी अमानत, मैं भी नहीं चाहता कि हम दोनों ऐसे डांस करें बिकॉज बच्चे के लिए ये सही नहीं है, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। अमानत उसकी तरफ देखती ही रह गई। सारी बातें एक तरफ और रेयान को अभी भी सिर्फ बच्चे के बारे में सोचना था। रेयान की ये बात अमानत को बहुत बार हिट कर रही थी, वो उसे मना कर ही नहीं पाई। अहान ने जन्नत का हाथ कसकर थामा और बोला, बहुत खुश हो रही होगी ना तुम तो मेरे साथ इस तरह के मोमेंट्स बिताने को जो मिल रहे हैं। पहले मेरे साथ केक कट किया और अब मेरे साथ डांस करोगी। मेरे करीब आने का मौका ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, मौका तो खुद चलकर तुम्हारे पास आ रहा है। जन्नत मुस्कुराते हुए बोली, करीब रहना ही सब कुछ नहीं होता है आहान। ये पल बेशक से हम दोनों के बीच हो रहे हैं, लेकिन मुझे इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपके करीब रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब हम दोनों के बीच प्यार हो। जिस तरह से आप मुझसे नफरत कर रहे हैं ना, यकीन मानिए अगर खुद को जिंदा भी जला दूं तो भी अफसोस नहीं होगा मुझे। ये बोलकर जन्नत ने अहान से अपना हाथ छुड़ाया और डांस स्टेज की तरफ बढ़ गई। अहान गुस्से से कांपते हुए बोला, ओह वाओ जन्नत, तुमने तो कमाल कर दिया। सब कुछ करना भी है और ऐसे भी शो करना है कि तुम्हें तो मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे साथ रहना भी है और मुझे ही धमकी भी देनी है। तुम्हारा ये एटीट्यूड तो मैं तोड़ कर रहूंगा। ये बोलकर वो भी जन्नत के पीछे पीछे आया। अक्सर और प्याली दोनों स्टेज पर आए और अमानत और रेयान भी। सबकी नज़रें उन पर टिकी हुई थी। न्यू मैरिड कपल का डांस सब देखना चाहते थे। हालांकि सबके बीच थोड़ी थोड़ी बातें भी हो रही थी। जिस तरह से शादी की अनाउंसमेंट हुई थी, इनविटेशन कार्ड दिए गए थे, उस तरह से जोड़ियां सबके सामने नहीं थी, तो सब थोड़े हैरान थे। लेकिन शेखावत मेंशन में आकर शेखावत फैमिली के बारे में ही बात करना अपनी जान तली पर रखने के बराबर था, जो कोई भी नहीं रखना चाहता था। जैसे ही सब लोग स्टेज पर पहुंचे म्यूजिक स्टार्ट हुआ। रहनुमा। अक्सर ने प्याली के दोनों हाथ अपने कंधे पर रखे और फिर अपने दोनों हाथ
उसकी कमर पर रखकर डांस करना शुरू किया। तू जो मिला सब मिल गया। अहान ने जन्नत का एक हाथ अपने हाथ में थामा और उसका दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। जन्नत को जिस तरह से अहान का हाथ अपनी कमर पर महसूस हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई करंट लग रहा हो। अहान उसके बिल्कुल करीब था और उसका चेहरा जन्नत के चेहरे पर झुका हुआ था। उन दोनों पर रोशनी पड़ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था दोनों के चेहरे चांद की तरह चमक रहे हों। दिल की नमाजें जाके पहुंची फलक से आगे। जन्नत ने अपना हाथ अहान के सीने पर रखा तो अहान की धड़कन एकदम तेज हो गई। वो जन्नत को गुस्से से देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दिल को एक बेचैनी सी होने लगी थी। तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। अक्सर ने प्याली को गोल घुमाया, जिससे प्याली की पीठ अक्सर के सीने से आकर लगी और अब उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए प्याली के पेट पर रखा हुआ था और प्याली का सिर अक्सर के सीने पर रखा हुआ ऊपर की तरफ उठा हुआ था। अक्सर के होंठ प्याली की गर्दन पर चल रहे थे, जिसकी वजह से वो हल्का हल्का काँप रही थी और बुरी तरह से सिहर रही थी। अक्सर की ये साइड उसे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी और उसके दिल में अजीब सी बेचैनी भी भरने लगी थी। मुझको मेरा रब मिल गया, बाहों से आगे तेरे। आहान ने जन्नत का हाथ पकड़े हुए उसे खुद से थोड़ा अलग किया। दोनों की ही नज़रें अब एक दूसरे के चेहरे पर थी। आहान ने अपने सामने रियान का साथ डांस कर रही अमानत की तरफ देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी। अगले ही पल उसकी नज़रें एक बार फिर से जन्नत पर आ गईं और अब उसकी नज़रों में सिर्फ गुस्सा था और वहीं जन्नत की नज़रों में दुनिया भर की मोहब्बत समाई हुई थी, जो आहान बुरी तरह से ठुकरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमानत सिर्फ रेयान की तरफ देख रही थी और रेयान सिर्फ अमानत की तरफ। दुनिया नहीं है मेरी, रख ले मुझको यहीं मेरे रहनुमा। डांस करते वक्त अमानत के बाल अमानत के चेहरे पर उड़ रहे थे। रेयान ने उसकी कमर से अपने हाथ हटाए और उसके बालों को एक जूड़े में बांधने लगा। अमानत उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या कर रहे हो? मेरा हेयर स्टाइल खराब कर रहे हो? रेयान मुस्कुराया और बोला, चुप रहो, स्टाइल की पड़ी है, और जो अनकंफर्टेबल हो रही हो उसका क्या? अमानत मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। उन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से देखकर अहान का दिल और भी ज्यादा जलने लगा।